हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटीपी में अधिगम का मूल्यांकन का मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आकलन मूल्यांकन की कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। पहला ऑप्शन है संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, बहुआयामी संकल्पना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आकलन है आपका संक्षिप्त प्रक्रिया है। दूसरा है मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। पुनर्बलन का, समावेशन का, अधिगम का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। तीसरा, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है। इसका क्या हुआ? सीखने के आकलन बिल्कुल सही है। पहले क्षेत्र भ्रमण पे ले जाती है, फिर चर्चा करती है, तो पहले सिखाती है, उसके बाद उसका आकलन करती है। ये सही हो सकता है। आकलन के लिए सीखना नहीं, गलत है। आकलन का सीखना सीखने का पहला बिल्कुल सही है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन पहला है यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। दूसरा, इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों के रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो जहाँ पे भी अंकों और ग्रेडों का नाम आता है वो ऑप्शन गलत होता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, छात्रों द्वारा एकत्र की जाती है। 5 नंबर, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। 5वें का आंसर है आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निरीक्षण, अवलोकन, व्यापक। पहला सही हो जाएगा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। 6 नंबर, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है। इसमें ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं। ये उपरोक्त सभी सही। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो 7वें का है आपका वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं। सही, तीनों सही है, ये सभी सही हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो ये 8वें का आपका दूसरा हो जाएगा, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, सबसे बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी, एकल आयामी, संकीर्ण, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका हो जाएगा बहुआयामी।
जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, ये हो सकता है। छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक, इसमें से दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ये बिल्कुल बल देना गलत है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, आप इसमें निर्णय नहीं लेंगे। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ये सही हो सकता है। बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। तो पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निदान द्वारा किया, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है? तो कौन सा मूल्यांकन होता है? योगात्मक। सत्र जब समाप्त होता है आपका पूरा 1 ईयर, तो उसमें सारा टेस्ट एग्ज़ाम सब प्लस करके उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो इसमें योगात्मक मूल्यांकन ही होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन पहला है, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके, बिल्कुल सही। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। छात्रों के बीच तुलना करना, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना। तुलना करना नेगेटिव है, बयान भी नकारात्मक बयान बिल्कुल नेगेटिव। छात्रों को मंद, कमज़ोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना, ये बिल्कुल नेगेटिव है। तो इसमें आपका ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू को ध्यान रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, व्यापक संघटक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, अंकों में होता है, ये सही है आपका, क्योंकि जहाँ अंकों दिखाया गया है और ये असत्य पूछ रहा है क्वेश्चन में, कौन सा कथन असत्य है, और जहाँ पे ग्रेडिंग किया जाता है, अंक दिया जाता है, वो गलत होता है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? तो 16 का हो जाएगा आपका निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची। तो इसमें से आपका तीनों ही सही है। चौथा, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है, ये गलत है। मूल्यांकन होते रहना चाहिए बच्चों का। क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो जहाँ पे अंक आएंगे या ग्रेडिंग होगा वो गलत होगा, ये तो होगा नहीं। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं किया जाता? ऑप्शन है इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को ये नहीं हो सकता। व्यापक मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाती है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के, तो ये नहीं पूछ रहा है, इसका तो किया जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, ये भी नहीं होगा। छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है और ये बेस्ट है ऑप्शन इसके लिए, तो तीसरा सही है। छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृद्धि, इसका मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यहाँ पे भी नेगेटिव पूछा है, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, ये तो करना चाहिए, तो ये नहीं में पूछ रहा था, इसको हम नहीं में नहीं ले सकते हैं, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव पूछ रहा है। बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, ये भी पॉजिटिव है। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, ये तुलना करना नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे का देख लेते हैं। बच्चों के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 21, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो 21 का आपका हो जाएगा, प्रश्नावली नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, निरीक्षण, जांच सूची, जांच करके और उसको सूचीबद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? तो 22 का हो जाएगा आपका संश्लेषण, अनुक्रिया, प्रत्यक्षीकरण, इसमें आपका संश्लेषण हो जाएगा। कुछ हमारे पुराने पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। तो किसके लिए सचेत होना चाहिए?
अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। तो ये सचेत पूछ रहा है और यहाँ पे तुलना करना चाहिए नहीं होगा। ये विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ये भी नहीं होगा, उपाधि देना गलत है। अगर किसी एक विद्यार्थी को बुद्धिमान और दूसरे को औसत शिक्षार्थी उन दोनों के सामने बोल दिया जाए तो ये गलत मैसेज जाएगा सबके बीच में। तीसरा है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। अब ये विविध सबसे बेस्ट टैग वर्ड है, जहाँ भी विविध होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपका तीसरा सही हो जाएगा। प्रतिपुष्टि फीडबैक दे तकनीकी की भाषा ये नहीं होगा।